तो बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन RDS GS गुरु में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं विजन IAS मैगजीन पढ़ रहे हैं, जो मंथली मैगजीन है सितंबर महीने का। उसमें हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और उसमें चल रहा है हमारा आर्थिक भाग चल गया था ना। हाँ, तो इसी में आज पार्ट 3 शुरू करेंगे। क्या है टॉपिक? वैश्विक AI शासन के लिए नई पहल, न्यू इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल AI गवर्नेंस। ये सही है, नई पहल, ये टॉपिक रहेगा आज का। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्या है ये मामला? वैश्विक एआई शासन के लिए नई पहल क्या है? यूएनजीए ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई के गवर्नेंस पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के भीतर 2 तंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। भविष्य के लिए संधि यानी पैक्ट फॉर द फ्यूचर और वैश्विक डिजिटल समझौते ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट पर आधारित हैं ये दोनों पहल। ठीक है, अच्छा क्या है नए तंत्र के बारे में देख लो थोड़ा। नए तंत्र के बारे में समझते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पहल शुरू करेगी। एआई शासन यानी गवर्नेंस पर वैश्विक वार्ता के बारे में बात करता है। ग्लोबल एआई गवर्नेंस के लिए अन्य संयुक्त विकास अन्य संयुक्त संयुक्त राष्ट्र का तंत्र, इसके बारे में क्या क्या बातें करता है देखते हैं। भविष्य के लिए समझौते बताता है, भविष्य के लिए क्या क्या समझौते होंगे, जैसे एसडीजी को प्राप्त करने और उभरती चुनौतियों और अवसरों पर सामना करने की दिशा में एक मार्गदर्शक के रूप में तैयार काम करेगा। सितंबर 2024 में भविष्य के शिखर सम्मेलन में यह अपनाया गया। कौन सा? भविष्य के लिए समझौता, वैश्विक डिजिटल समझौता भविष्य के समझौते के एक भाग के रूप में संलग्न किया गया है। एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट 2017 के अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा इसको आयोजित किया गया। यह एसडीजी को आगे बढ़ाने और वैश्विक प्रभावों के लिए ऐसे अनुप्रयोगों का विस्तार करने हेतु एआई अनुप्रयोग की पहचान की गई है। ये हेडिंग हेडिंग याद रखोगे, ज़्यादा कोई खास नहीं है इसमें। अन्य तथ्य क्या है? 2021 में एआई नैतिकता पर पहले वैश्विक मानक को अपनाया गया। अच्छा जी, ये तो एक मोटी मोटी चीज़ देख लो बस, ज़्यादा कुछ नहीं। कुछ इससे मेंस में थोड़ा बहुत पूछ सकता है, कुछ फैक्ट डाल सकते हैं, वो है और कुछ नहीं। करंट इससे कुछ आना नहीं है। नरसंहार के अपराध की रोकथाम और दंड पर अभिसमय, अब ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड। जेनोसाइड होता है नरसंहार, एक बहुत बड़े क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोगों की एक साथ हत्या कर देते हैं, उसको बोलते हैं जेनोसाइड, नरसंहार। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिकृत स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग की रिपोर्ट में नरसंहार के अपराध की रोकथाम और दंड पर अभिसमय के संबंध में गाजा में इजराइल की कार्रवाई का कानूनी विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। उसी के ऊपर ये आया है। इस अवसमय को यानी इस कन्वेंशन को नरसंहार यानी जेनोसाइड कन्वेंशन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, जेनोसाइड कन्वेंशन है ना। किस लिए आया है? गाजा और इजराइल के जो चल रहा है ना, फिलिस्तीन और इजराइल में जो चल रहा है संघर्ष, उसके लिए आया है। नरसंहार अभिसमय यानी जेनोसाइड कन्वेंशन के बारे में समझते हैं क्या है। किसी राष्ट्रीय, जनजातीय, नस्लीय या धार्मिक मूल को पूर्णतः या अंशतः समाप्त करने के इरादे से की गई कार्रवाई को नरसंहार, मतलब किसी राष्ट्रीय, जनजातीय या नस्लीय धार्मिक समूह को पूर्णतः समाप्त कर देना या अंशतः समाप्त कर देने के लिए जो कार्रवाई की जाती है उसे नरसंहार, जेनोसाइड कहते हैं। अच्छा, ये तो होगी जेनोसाइड की परिभाषा। अब देखो पक्षकार कितने हैं इसके? 41 इसके हस्ताक्षरकर्ता हैं, 153 इसके पक्षकार हैं लोग। देश 41 ने हस्ताक्षर कर दिया है। भारत ने 1949 में इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया था और 1959 में, है ना, 10 साल बाद इसकी पुष्टि की थी। ठीक है, ये पुष्टि भी आ जाती है कभी कभी। तो 1949 में हमने इसको अपनाया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ इस कन्वेंशन की व्याख्या और लागू करने के संबंध में मामलों का न्याय निर्णय यानी ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसका न्याय निर्णय करता है। ठीक है जी, चलो अगला देखते हैं। अब पढ़ लेते हैं ICJ के बारे में। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, सॉरी ICC है ये दूसरी चीज़ें। एक तो था ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अब ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ICC है ये। अभी देखो ये अलग टॉपिक है, वो टॉपिक खत्म हो गया वहीं। बुर्किना फासो, माली, नाइजर ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यही ICC की सदस्यता त्यागने की घोषणा कर दी है। मतलब ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की सदस्यता किसने त्याग दी? बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने, इसलिए ये सुर्खियों में आया अभी। अच्छा जी, यह संस्था यानी कोई ICC साम्राज्यवादी शक्तियों के नियंत्रण में एक नव औपनिवेशिक दमन का उपकरण बन रहा है। ऐसा ये देश जो है ना, बुर्किना फासो, माली और नाइजर, ऐसा ICC पे आरोप लगा रहे हैं कि ये जो संस्था है ना ICC साम्राज्यवादी शक्तियों के नियंत्रण में एक नव औपनिवेशिक दमन का उपकरण बनता जा रहा है, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं, ये बात बोले हैं।
अब पढ़ते हैं आईसीसी के बारे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग में, नीदरलैंड में। दुनिया का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। उत्पत्ति, इसे रोम संधि यानी रोम स्टैट्यूट या स्टैट्यूट द्वारा स्थापित किया गया है। यह संविधि को 1998 में, इस संविधि को 1998 में 1998 में अपनाया गया और 2002 में ये लागू हुई। अधिकार क्षेत्र क्या है? आईसीसी गंभीर अपराध करने के आरोपी व्यक्ति की जांच कर सकता है, अभियोजन चला सकता है, उस पर सुनवाई कर सकता है, ना कि समूह या देशों को। देखो, केवल क्या है? गंभीर अपराध करने के आरोपी व्यक्ति है, व्यक्ति याद रखना। अब यही पूछेगा, प्री में फंसाएगा यहाँ प्री में आपको बता सकता है कि यह समूहों के, किसी समूह और देश की जांच कर सकता है, नहीं, केवल व्यक्ति की, गंभीर अपराध करने वाले व्यक्ति की जांच, अभियोजन और सुनवाई कर सकता है, समूह और देशों की नहीं। ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना। आईसीसी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अपराध कौन कौन से? नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध, आक्रामकता, ये सब आते हैं। इसकी सदस्यता 125 देश इसके सदस्य हैं, 125। भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन रोम संधि के पक्षकार सदस्य नहीं हैं। मतलब इसके पक्षकार सदस्य कितने हैं? अभी पढ़ा था हमने, कितने? 100, रोम संधि में एक मिनट अभी पढ़े थे ना, सदस्य देश हैं 125। हाँ, हमने अपना रखा है इसको, लेकिन हम इसके पक्षकार, हाँ, जो रोम संधि हुई ना कब, 1998 वाली, इसके हम भारत पक्षकार नहीं, ये ध्यान रखना है ना। वित्त पोषण, मुख्य रूप से सदस्य देश ही वित्त का सर्जन करते हैं। आईसीसी के निर्णय बाध्यकारी होते हैं। अब ये फंसाएगा यहाँ प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या होते हैं? आईसीसी के निर्णय बाध्यकारी होते हैं, मन नहीं पड़ेंगे। अब देखो, इससे जुड़ी समस्याएं क्या हैं? समस्या भी तो होंगी कुछ, सब चीज़ अच्छी थोड़ी होती है, कुछ खराब भी होता है। क्या होता है? पक्षपात का आरोप। इस पर पश्चिमी देशों के हितों की पूर्ति करने वाले और नव औपनिवेशिक या साम्राज्यवादी न्यायालय के रूप में कार्य करने का आरोप लगता है। ये बहुत बड़ा आरोप है इस पर। दूसरा, सार्वभौमिक अधिकार क्षेत्र की कमी। कई शक्तिशाली राष्ट्र इसके सदस्य नहीं हैं, इसलिए साथ ही यह केवल उन घटनाओं पर सुनवाई करता है जो 1 जुलाई 2022 के बाद, ऐसी घटनाओं की सुनवाई करता है जो 1 जुलाई 2002 के बाद हुई है, उससे पहली घटनाओं पर सुनवाई कर ही नहीं सकता है। ये प्रॉब्लम है इसकी। राजनीतिक प्रतिरोध, देश अक्सर सहयोग से इनकार करते हैं। उदाहरण के लिए फ्रांस ने इजरायली प्रधानमंत्री के खिलाफ आईसीसी के वारंट को लागू करने से इनकार कर दिया था। मतलब बहुत से लोग इसके आदेश को मानते ही नहीं है। प्रवर्तन संबंधी समस्याएं, आईसीसी की अपनी कोई पुलिस नहीं है, यह गिरफ्तारी और सहयोग के लिए सदस्य देशों पर निर्भर रहता है। ये भी एक प्रॉब्लम है। कल देखो, ये हो गया खत्म, बता इतना आईसीसी पढ़ लिए। अब स्कारबोरो सोल, ये क्या है मामला, समझते हैं थोड़ा। फिलीपींस ने स्कारबोरो सोल पर चीन द्वारा नेचर रिजर्व स्थापित करने के कदम की बड़ी आलोचना की है। अब है क्या मामला, देखो ये क्या, पहले समझ लेते हैं। स्कारबोरो सेल के बारे में पढ़ते हैं, है क्या, इंपॉर्टेंट है। इससे मैप बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, यूपीएससी में, पीसीएस में बन सकता है ना। कैसे बनेगा? क्या एक अभी चर्चा में रहा स्कारबोरो सेल क्या है, तो देखो समझ लेते क्या है। स्कारबोरो सेल या स्कारबोरो सोल को चीन में हुआंगगान द्वीप, मतलब चीन में है, फिलीपींस के पानाटैग सोल कहा जाता है। चीन में हुआंगगान द्वीप कहा जाता है इसको, और फिलीपींस में पानाटैग सोल कहा जाता है। दक्षिण चीन सागर में स्थित एक प्रवाल द्वीप एटॉल है। ये क्या है? दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी में, फिलीपींस और चाइना के मध्य में पड़ता है ये, है ना। ये जो है विवादित जगह है। चीन और फिलीपींस दोनों देश इसे अपना हिस्सा मानते हैं, दोनों देश को विवादित जगह है, इसलिए थोड़ा सा लाइट में आया है अभी गलत में। हाँ, अभी क्या हुआ है, ये तो हो गया खत्म, ठीक है। अब अगला टॉपिक है बगराम एयरबेस। ये क्या मामला है? बगराम एयरबेस को पढ़ लेते हैं। देखो ऐसे जो टॉपिक है ना, छोटे छोटे टॉपिक, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। प्री में इसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका अफगानिस्तान के, ये क्या है? बगराम बेस क्या है? अफगानिस्तान में एक क्षेत्र है, एयरबेस है। तो अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर फिर से नियंत्रण प्राप्त करने के लिए अफगानिस्तान के साथ यूएसए वार्ता कर रहा है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, है क्या ये बगराम एयरबेस के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस है। यह राजधानी काबुल के उत्तर में, नॉर्थ में स्थित है। इसे मूल रूप से 1950 के दशक में सोवियत संघ द्वारा विकसित किया गया था, यूएसएसआर द्वारा। सोवियत सेना के पीछे हटने के बाद 1990 के दशक में यह तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच संघर्ष का केंद्र बन गया था। अमेरिका ने 2001 के आतंकवादी हमले के बाद अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ अमेरिकी युद्ध का केंद्र बना था यह। और 2021 में जब अमेरिका तालिबान को यहाँ सत्ता सौंप के या मत सौंप के, जो भी है, मतलब अफगानिस्तान को छोड़ के जब वहाँ से निकली, तो ये इस क्षेत्र को भी छोड़ दिया और यह इसकी गलती हुई। अब इसको मांगने के लिए वार्ता कर रहा है, पहले इसके कब्जे में था। तो 2021 में अमेरिकी और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो
कि सैनिकों ने ये बगराम एयरबेस को खाली कर दिया था 2021 में, जब यूएसए वहाँ से छोड़ के आया ना, एग्जिट करके आया वहाँ से, तब इसको खाली कर दिया था। अब अफगानिस्तान से वार्ता कर रहा है यूएसए। ठीक है, अपने हाथ से कमान दूसरे हाथ में दे देना, यही होता है। चलो, जहाँ कंट्रोल है उस कंट्रोल को अपने हाथ में रखना है, ऐसे दूसरे के हाथ में कमान नहीं देना। हाँ, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। अभी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी शुरू करेंगे। अब तक का हमारा था क्या, राजव्यवस्था थी ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे, राजव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमने पढ़ लिया। अब अर्थव्यवस्था की बात, अभी जीएसटी की बात करते हैं। वस्तु और सेवा कर सुधार यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं, है ना। अभी अभी आपने देखा होगा सितंबर में 56वीं जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक हुई, और इसमें जीएसटी 2.0 के नाम से बहुत बड़े सुधार जो है प्रस्तावित किए गए, सुधार किए गए हैं। क्या है वो, पहले जीएसटी 1.0 का मूल्यांकन कर लेते हैं। पहले क्या था, जीएसटी क्या है, यह एकल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है, ये तो हम जानते हैं। 101 में संविधान संशोधन अधिनियम 2017 के द्वारा इसको लागू किया गया। अच्छा, जीएसटी के मुख्य घटक, जीएसटी मुख्य रूप से 4 तरह से काम करता है, 4 तरह का जीएसटी लगाया जाता है। कौन कौन सा, सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और सी लगा देंगे सेंट्रल हो गया। एस से स्टेट जीएसटी, और यूटी जीएसटी यानी केंद्र शासित, यूटी हो गया केंद्र शासित प्रदेश, है ना। और अगला हो गया आईजीएसटी इंटीग्रेटेड। अब थोड़ा सा आईजीएसटी देखो, ये तो क्लियर है, सेंट्रल हो गया, स्टेट हो गया, यूटी का हो गया। और आईजीएसटी थोड़ा सा अलग है, आईजीएसटी के बारे में पढ़ लेंगे। देखो, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी राज्य के भीतर लेन देन पर लगाए जाते हैं, लेकिन आईजीएसटी होता है ना इंटीग्रेटेड, अंतर्राज्यीय लेन देन पर लागू होता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में लेन देन होते हैं ना, उन पर लागू होता है, जिसे केंद्र द्वारा एकत्र किया जाता है और राज्यों के बीच इसे साझा किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, देखो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी जिस राज्य का है उसी के अंदर लगेगा या सेंटर के अंदर लगेगा, लेकिन ये क्या है, अंतर्राज्यों में लगाया जाता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार होता है, उस पर लगता है आईजीएसटी। तो इसको सेंटर इकट्ठा करेगा और भैया राज्यों के साथ शेयर करता है। अब देखो जीएसटी का महत्व समझ लेते हैं, महत्व के बारे में देखो क्या है। 17 विभिन्न करों और 13 उपकरों को एक एकीकृत कर इसमें समाहित कर दिया गया। मतलब ये क्या है, जीएसटी 1.0 की बात कर रहे हैं, है क्या मतलब जीएसटी जो शुरुआत हुआ था उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक मिनट, जीएसटी जो शुरू हुआ था वो है क्या, जीएसटी उसको समझो। तो क्या है ये, 17 विभिन्न करों और 13 उपकरों को एक एकीकृत कर के रूप में कर के रूप में समाहित कर दिया गया था। ठीक है, करों के कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब देखो कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, कर के ऊपर कर, मतलब एक मैंने कर लगा दिया, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कर लगाया, उसके ऊपर फिर अलग से किसी और नाम से फिर कर के ऊपर कर लगा दिया, उसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब कर के ऊपर कर, टैक्स ऑन टैक्स। अच्छा, जीएसटी करदाता आधार 2017 में 66.5 माने 66.5 लाख थे जीएसटी करदाता, जो 2025 में बढ़कर एक 1.51 मतलब 1.51 लाख करोड़ हो गए भैया, इतने हो गए। पहले कितने थे, 65 यानी 66, मोटा मोटा लाख तो 66 लाख, 66.5 लाख थे, अभी 1.5 लाख करोड़ हो गए, इतने बढ़ गए। वित्त वर्ष 24-25 में सकल जीएसटी संग्रह, 24-25 में जीएसटी संग्रह कितना हुआ है, 22.08 कितना लाख करोड़ रुपए रहा, जो 4 वर्षों में दोगुना हो गया है, 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया, 4 वर्षों में दोगुना हो गया। ये कुछ फैक्ट हुए जीएसटी। ये क्या है, ये प्री के लिए फैक्ट है, इनको इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए थोड़ा देख लेना है। अच्छा, जीएसटी 2.0 प्रमुख सुधार और सिफारिशें क्या हैं, अब ये पॉइंट समझ लेते हैं। कलर चेंज कर लें इसको, चलो 2.0 में कलर चेंज कर लेते हैं। नई दर संरचना, पहले चली आ रही 12% और 28% की दरों को समाप्त कर दिया गया है। अब 12% हटा दी गई है और 28% हटा दी गई है। साथ ही 5% और 18% के 2 स्लैब लागू किए गए हैं। अभी कितने, 2 स्लैब हैं, 2 स्लैब, ठीक है, 2 स्लैब बनाए गए हैं। फिर अच्छा, सिन वस्तुएं और चुनिंदा विलासता की वस्तु जो होती है ना, उन पर 40% की एक विशेष डीमेरिट दर लागू की गई है। यह अलग है, जीएसटी में नहीं है, डीमेरिट दर बोलते हैं इसको, डीमेरिट रेट, जो क्षतिपूर्ति उपकर को प्रतिस्थापित कर देती है। अच्छा, प्रभावी मध्यम कर कर दर मीडियन टैक्स रेट 12% से घटाकर 5% कर दिए गए हैं। मतलब देखो, नागरिकों और प्रमुख क्षेत्रों के लिए राहत मिली है। क्या क्या राहत है, तेजी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुओं और आवश्यक वस्तुओं का कर 18% से घटाकर 5% कर दिया, जैसे हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, इन पर 18 से 5% कर दिया गया है। स्वास्थ्य, इस पर 18% से 5%। सभी व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों जिनको पुनर्जीवित बीमा जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है ना। अच्छा, सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां और उनके पुनर्बीमा को जीएसटी से मुक्त कर दिया, जीएसटी फ्री कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 36 विशेष जीवन रक्षित दवाओं पर जीएसटी नील कर दिया गया है, शून्य कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, 36, ये पूछ सकता है फ्री में, कितनी दवाओं पर, 36 दवाओं पर
जीएसटी शून्य कर दिया गया है। जीवन रक्षक दवाएं, नॉर्मल दवाएं नहीं, जीवन रक्षक। जबकि अन्य अधिकांश दवाओं पर जीएसटी 12% घटाकर 5% कर दिया गया। यहाँ भी रिफॉर्म हुआ है। अगला क्या हुआ है, प्रमुख आर्थिक प्रेरक यानी 28 से, देखो आर्थिक प्रेरक जो वस्तुएं थी ना उन पर कौन सी आर्थिक, देखो प्रमुख आर्थिक प्रेरक वस्तुएं कौन कौन सी, एयर कंडीशनर, डिश वॉशिंग मशीन, अच्छा जी, सभी टीवी सेट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया। ठीक है, अभी 18%। सीमेंट पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, घर बनाने में जो यूज होने वाला है सीमेंट महत्वपूर्ण घटक है, तो इस पर पहले 28% था, अभी 18% कर दिया गया है। अच्छा, 28 से 18 कर दिया गया सीमेंट पर। परिवहन, जो कारें वगैरह थी ना, छोटी कारें, पेट्रोल एलपीजी सीएनजी 1200 सीसी तक की कारें जो हैं, और देखो एलपीजी सीएनजी की जो 1200 सीसी तक की कार हैं और डीजल की 1500 सीसी तक की कार, दोनों इन पर भी जीएसटी कम कर दिया। अच्छा, बाइक वगैरह पे भी जीएसटी कम कर दिया, 18% कर दिया 28। आओ, ये तो हो गया मोटी मोटी जानकारी। अब दूसरी देखते हैं, विवाद निपटान के लिए क्या किया है। अपीलों के लिए वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय प्राधिकरण, या देखो जीएसटी एटी यानी जीएसटी ग्रॉस एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपेलेट एटी अपेलेट ट्रिब्यूनल का परिचालन सितंबर 2025 के अंत तक शुरू होने जा रहा है। मतलब जीएसटी अपीलेट प्राधिकरण यानी कि अपीलेट ट्रिब्यूनल, अपीलीय प्राधिकरण शुरू हो रहा है सितंबर 2025, हो गया मतलब शुरू। अच्छा, पंजीकरण में सुविधा, छोटे और कम जोखिम वाले व्यवसायों के लिए एक सरल और वैकल्पिक जीएसटी पंजीकरण योजना लागू किया जाने की सिफारिश की गई है। यह 1 नवंबर 2025 से लागू हो जाएगी, हो गई। आज हम कितने नवंबर बैठे, 3 4 बताओ, तो अब ये शुरू हो गई 1 नवंबर से, ये डेट हमने क्रॉस कर दिया ना। निर्यात लाभ, इसमें क्या होगा, यह सिफारिश की गई है कि मध्यम सेवाओं के लिए पूर्ति का स्थान सेवा प्राप्तकर्ताओं के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। पहले यह आपूर्ति के आधार पर होता था। ठीक है जी, अगला देखो क्या है, मध्यम सेवाओं दो पक्षों के बीच वस्तुओं और, अच्छा मध्यम सेवाएं हैं क्या, मध्यम सेवाएं दो पक्षों के बीच वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को बिना किसी परिवर्तन के सुगम बनाती हैं। तो उन पर क्या होगा, अभी जो है आपूर्ति, मध्यम सेवाओं के लिए आपूर्ति का स्थान सेवा प्राप्तकर्ता के स्थान पर, सेवा प्राप्तकर्ता के स्थान के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। हालिया परिवर्तन के लाभ क्या होंगे, अभी हालिया परिवर्तन के लाभ देख लेते हैं क्या क्या होंगे। सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, देखो जीएसटी सुधार हुआ है तो इसमें दवाओं बीमाओं पे जीएसटी कम हुआ, तो लोगों को इसमें ये ज़्यादा यूज़ करेंगे तो सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। कीमतों में कमी आएगी और इससे मांग वृद्धि होगी, वस्तुओं की कीमत कम हो जाएगी, मांग बढ़ेगी, वही है ना नियम, कीमत कम तो मांग ज़्यादा। मौद्रिक जीडीपी विकास दर में 20-30 आधार अंकों की वृद्धि होने का अनुमान है, मतलब जीडीपी 20-30 आधार अंक बढ़ने का अनुमान है। एमएसएमई को समर्थन, जैसे सीमेंट, ऑटो पार्ट्स, हस्तशिल्प जैसी जो छोटी वस्तुओं में जो एमएसएमई बनाते हैं ना, इनमें बूस्ट होने की संभावना है, बूस्ट होगा। जीवन की सुगमता, दो दर संरचनाओं से क्या है, ज़्यादा क्लिष्ट नहीं रहेगा, टैक्स भरने वालों पे करने वालों को ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं रहेगी, सुगमता आएगी। व्यापक कर आधार, सरल दर अनुपालन को प्रोत्साहित करती हैं और इससे क्या है, जिससे कर आधार विस्तार होगा और राजस्व में सुधार होगा। हालिया परिवर्तनों के समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं, चुनौतियाँ भी तो होंगी, ऐसे सब चीज़ अच्छी हुई है, कुछ ना कुछ नुकसान होगा, राजस्व की हानि होगी भैया इससे। क्यों, एक अनुमान के अनुसार 48,000 करोड़ रुपए हानि होने की संभावना है 23-24 के हिसाब से। इनपुट टैक्स क्रेडिट की समाप्ति, स्वास्थ्य उत्पादों और बीमा जैसी वस्तुओं पर लगता था तो उसमें ये अब लाभ नहीं मिल पाएगा, ये समस्या आएगी। अगला देखो, अनुपालन की जटिलता, अब देखो अनुपालन की जटिलता, तकनीकीकरण, देखो कर संरचना के सरलीकरण के बावजूद व्यवसायों को मूल्य संरचनाओं को समायोजित करने और बिलिंग प्रणाली को उन्नत करने जैसी संक्रमणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा जी, व्युत्क्रम कर संरचना की समस्या आएगी। व्युत्क्रम, ये क्या होता है, कुछ मामलों में कच्चे, देखो क्या होता है, कुछ मामलों में कच्चे माल पर जीएसटी ज़्यादा और बने हुए मामलों पे कम होता है, तो उसमें एक प्रॉब्लम आएगी व्युत्क्रम कर संरचना की। वो कैसे, जैसे साइकिल की बात लें, इसमें बोला है, उदाहरण है, साइकिल पर जीएसटी लगता है 5%, लेकिन साइकिल बनती किससे, प्लास्टिक से और लोहे से, स्टील से, तो प्लास्टिक और स्टील पर 18% है, तो ये समस्या आएगी। मुनाफाखोरी रोधी तंत्र विकसित हो जाएंगे इसमें। केंद्रीय जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 171 के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया कि दर में कमी या लाभ उपभोक्ता तक पहुंचे, लेकिन इसमें मुनाफाखोर उसका फायदा उठाने की संभावना बन जाएगी। ठीक है जी, चला देखो अब देखते हैं हाँ, जीएसटी परिषद है क्या, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अनुच्छेद, देखो पहले संवैधानिक आधार क्या है इसका, अनुच्छेद 279A के तहत स्थापित किया गया और जीएसटी मामलों का सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। ओके, अच्छा, मुख्य भूमिका, जीएसटी दरों में छूट, सीमाओं, आदर्श जीएसटी कानून, राज्यों के लिए प्रवेश प्रावधान, ये सब इनके जो है
ये सब इसी का नियंत्रण होता है। मतलब ये तरह समझ लो सब कुछ कंट्रोल इसी के हाथ में, जीएसटी परिषद के। बैठकें प्रत्येक तिमाही में, यानी कम से कम एक बार बैठक आयोजित की जानी चाहिए। प्रत्येक 3 महीने में एक बार बैठक होना आवश्यक है इसकी बैठकें। संरचना क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है संरचना से। इसका एक अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष कौन होगा, केंद्रीय वित्त मंत्री। इसका क्या होगा, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, अध्यक्ष। मतलब जो केंद्रीय मंत्री होगा, केंद्रीय वित्त मंत्री होगा, वो इसका अध्यक्ष होगा। इसके सदस्यों में केंद्रीय राजस्व या राज्य वित्त मंत्री और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होंगे। मतलब वित्त मंत्री या राजस्व मंत्री इसके सदस्य होंगे, सीधी बात है। अच्छा, केंद्रीय वित्त मंत्री इसका एक्स ऑफिसियो चेयरमैन। मतदान, इसमें भारत प्रणाली का उपयोग किया जाता है। क्या है मामला, समझ लेते हैं थोड़ा। केंद्र के पास है 1/3 मत होते हैं, 1/3 केंद्र के पास रहेगा और 2/3 राज्यों के पास। राज्यों को इसमें शक्तियां ज़्यादा दी गई हैं, 2/3 राज्यों को देखते हैं। अच्छा, किसी भी निर्णय को पारित करने के लिए भारत मतों के 3/4, 3/4, ये इतना मत जिधर जाएगा वो जो है पारित मान लिया जाएगा। राज्यों को ज़्यादा इसमें मत, ज़्यादा पावर दी गई है और 3/4 मत से जो कोई भी निर्णय लागू होगा। महत्व क्या है, यह परिषद सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, पूरे भारत में जीएसटी की एक रूपता और स्थिरता को सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है। ठीक है जी, निष्कर्ष में वही आ जाएगा भाई, सुधार किए गए, अच्छा है। और इस तरह से सुधार आने से क्या है, एक सामाजिक उत्थान होगा, लोगों में पॉजिटिविटी आएगी और हमारी मांग वृद्धि होगी। इस तरह के सुधार किए जाने चाहिए। साथ ही इसमें जो कमियां हैं राज्यों के साथ मिलकर उनको दूर किया जाना चाहिए। ये पॉजिटिव नोट पर खत्म कर दो, ये निष्कर्ष हो जाएगा। ठीक है, यही होता है हर एक में। अब देखो GST-AT और GST-AT ई पोर्टल। अभी क्या है, GST-AT मतलब होता है अपेलेट ट्रिब्यूनल, और ये हो गया GST-AT अपेलेट ट्रिब्यूनल ई कोर्ट पोर्टल का शुभारंभ अभी क्या है समझ लेते हैं। वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय प्राधिकरण के बारे में थोड़े देखते हैं। यह एक द्वितीय अपीलीय प्राधिकरण है। इसमें केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 109, ये प्री के लिए होगा इंपोर्टेंट है ना, धारा 109 के तहत स्थापित किया गया है। जब किसी करदाता के समक्ष कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वो पहली अपील कर प्रशासन के भीतर की जाती है। पहला अपील कर प्रशासन के बाद, और उसके बाद भी दिक्कत आती है तो इसके पास अपील कर सकता है। ये उद्देश्य क्या है इसका, जीएसटी अपीलीय प्राधिकारी वर्ग द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई करना और करदाता को न्याय दिलाना। ठीक है, पीठें नई दिल्ली में एक प्रधान पीठ होगी। साथ ही भारत के 45 स्थानों पर 31 राज्यों के मध्य से कार्य करेंगी, है ना, अन्य जगह भी पीठ बनाई जाएंगी। संरचना, GST-AT की प्रत्येक पीठ में 2 न्यायिक सदस्य होंगे, 2 जुडिशियल मेंबर होंगे और 1 तकनीकी सदस्य होगा, 1 टेक्नीशियन होगा। केंद्र से होंगे, ये केंद्र से होंगे, है ना, और 1 तकनीकी सदस्य राज्य से होगा। देखो अब देखो कितने हो गए लोग इसमें, अपीलेट प्राधिकरण में कौन गए, 2 न्यायिक सदस्य, 1 तकनीकी सदस्य होगा केंद्र से और 1 तकनीकी सदस्य राज्य से। तो कुल कितने हो गए, 2 + 1 + 1 यानी 4 सदस्य। अपीलेट प्राधिकरण कितने होगा, 4 सदस्य होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऐसे पूछ सकता है प्री में, ये अपीलेट प्राधिकरण GST अपीलेट प्राधिकरण कितने सदस्य होगा, 4 सदस्य होगा। चलो GST-AT ई कोर्ट के बारे में देख लेते हैं। अभी क्या है, यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो करदाताओं को ऑनलाइन अपील दायर करने, मामलों की प्रगति पर नजर रखने और डिजिटल माध्यम से सुनवाई में भाग लेने की सक्षम बनाता है। मतलब ई पोर्टल है एक। इसका विकास राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क द्वारा किया जा रहा है। ओके, चलो अगला देखो। हाँ एक मिनट, हाँ ये तो हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं अगला। हाँ जी, भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम सुर्खियों में क्यों है। बेंगलुरु में ARM के नए सेमीकंडक्टर डिजाइन कार्यालय के उद्घाटन के बाद भारत में पहली बार 2 mm चिप डिजाइन की जा रही है, इसलिए सुर्खियों में है। 2 mm चिप का महत्व क्या है भैया, 2 mm मतलब 2 mm इतनी छोटी चिप, क्या होगा इससे देखो आप हमारी एनर्जी बचेगी, छोटे डिवाइस बनेंगे, सुविधाजनक डिवाइस बनेंगे। पतली चिप्स का अर्थ कम स्थान और अधिक प्रोसेसिंग क्षमता होगी। हल्के और अधिक सक्षम उत्पाद बनेंगे। छोटे ट्रांजिस्टर अधिक दक्षता और कम ऊर्जा खपत करेंगे, ये सब फायदा होंगे। अच्छा, वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग, अब एक देखो ये इंपॉर्टेंट, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर जो उद्योग है 2030 तक उसको $1 ट्रिलियन पहुंचाने का हमारा अनुमान है, ये लक्ष्य है मान लो। तो ये प्री में पूछा जा सकता है। अब देखो सेमीकंडक्टर में ताइवान का एक छत्र राज्य है। ताइवान विश्व के 60% से अधिक सेमीकंडक्टर और लगभग 90% अत्याधुनिक चिप्स का उत्पादन करता है भैया। 90% ज़्यादा चिप उत्पादित करता है ताइवान और 60% सेमीकंडक्टर बनाता है। एक छत्र राज्य है ताइवान का। ठीक है, एक छत्र राज्य, कोई टक्कर ही नहीं दे सकता। अगला देखो, भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग के चल रही अभी पहल कौन कौन सी, क्या क्या चल रहा है। तो सेमीकॉन इंडिया,
सेमीकंडक्टर मिशन चल रहा है हमारा, 2021 से शुरू हो गया। उसमें क्या है, सेमीकंडक्टर फैब योजना चल रही है, डिस्प्ले फैब योजना चाहिए अच्छी डिस्प्ले बनाने के लिए, है ना। और कंपाउंड सेमीकंडक्टर और एटीएमपी ओएसएटी योजना चल रही है, ये मेंस में डालने के फैक्ट है ना। डिजाइन और लिंक्ड इनिशिएटिव चल रहे हैं, ये योजना चल रही है। सेमीकॉन इंडिया, ये पहल चली है। इसमें विश्व भर में आयोजित किए गए 8 प्रमुख सेमीकॉन प्रदर्शनों में एक है, जो वैश्विक सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण, पारतंत्र शीर्ष विशेषज्ञों अधिकारियों को मंच पर लाता है, एक साथ लाता है। सेमीकॉन इंडिया 2025 चल रहा है। अच्छा, अगला देखो, कौशल एवं प्रतिभा विकास हेतु कार्यक्रम क्या क्या चल रहे हैं, ये देखते हैं। AICTE VLSI पाठ्यक्रम चल रहा है। स्किल्ड मैन पावर, एडवांस रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी स्मार्ट लैब, और NIELIT कालीकट, इस ये भी ये परियोजना चल रही है, किसके लिए, कौशल विकास के लिए। चिप्स टू स्टार्टअप यानी C2S, चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम चल रहा है ना। इसको वेरी लार्ज इंटीग्रेटिव और एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन के क्षेत्र में विशेषता प्राप्त संसाधन विकसित करने के लिए शुरू किया गया है। फ्यूचर स्किल्ड प्रोग्राम चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में 20,000 इंजीनियरों को प्रशिक्षित किया जा रहा है इसके तहत। वैश्विक सहयोग में क्या क्या है, भारत और अमेरिका के बीच, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल के माध्यम से सेमीकंडक्टर सहित प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने पर बल दिया जा रहा है। भारत और USA साथ में मिलकर दे रहे हैं। ओके, चलो अगला देखो। अब इसमें क्या है, डिजाइन तथा अनुसंधान विकास R&D को प्रोत्साहन दे रहे हैं। सिलिकॉन कार्बाइड और 3D ग्लास पैकेजिंग की दिशा में प्रगति हो रही है। विक्रम 32 बिट्स प्रोसेसर, ये बनाया ना अभी, भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित 32 बिट प्रोसेसर बनाया गया है ना। अच्छा, सेमीकंडक्टर पारतंत्र के समक्ष चुनौतियां भी हैं कुछ, क्या, सीमित कोर IP और स्वदेशी उत्पाद का विकास। हम जो है स्वदेशी उत्पाद सीमित बना पा रहे हैं, देश में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। भू राजनीतिक जोखिम, अभी अमेरिका ने कुछ सामानों पर विशेष रूप से टैरिफ लगा दिया है, जो हम उसके लिए कच्चा माल ले रहे हैं या इनकी आपूर्ति करा रहे हैं, उस पर प्रॉब्लम आ रही है ना, अमेरिका से जो प्रतिबंध लगे हैं उसके चलते। उन्नत फैब सुविधाओं पर कम ध्यान दिया जा रहा है, अधिकांश फैब इकाइयाँ पुरानी है और तकनीकी पुरानी है, इसमें दिक्कत आ रही है। अविकसित आपूर्ति श्रृंखला, जो हमारा सप्लाई चेन है वो पूरी तरह से विकसित और आधुनिक नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है। उच्च पूंजी ज़्यादा, हमें कोई भी निर्माण करने में पूंजी ज़्यादा लगती है और अनुसंधान और विकास की लागत हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आती है, ये भी एक प्रॉब्लम है। अन्य समस्याएं क्या हैं, विनिर्माताओं, डिजाइन हाउस, फैब्स और अनुसंधान इकाइयों के बीच सहयोग और पारतंत्र का खंडित विकास देखा जाता है, मतलब टूट फूट है, भाई सही से समन्वय नहीं है। इसके लिए विशेषीकृत विनिर्माण प्रतिभा की कमी है, लोग इसमें आगे नहीं आ रहे हैं। परियोजना कार्यान्वयन में देरी और विनियामक स्वीकृतियों में स्वीकृति धीमी मिलती है सरकार की ओर से, और इसमें देरी हुई। लॉजिस्टिक्स और परिवहन अवसंरचना का अपर्याप्त विकास है। पर्यावरण संबंधी चिंताएं भी हैं। ठीक, आगे की राह, स्वदेशी अनुसंधान में विकास और बौद्धिक मतलब रिसर्च R&D पर काम किया जाए, है ना, इस पर विकास किया जाए। भू राजनीतिक परिवर्तनों का लाभ उठाना, मतलब जैसे अमेरिका ने हम पर टैरिफ लगा दिया, तो दूसरी जगह इसकी क्षमताएं देखना, कहाँ हम इसको सप्लाई कर सकते हैं, कहाँ मांग ज़्यादा है और उसके हिसाब से हम कहाँ पे ज़्यादा सप्लाई कर सकते हैं, अपने जो है निर्यात को बढ़ा सकते हैं, ये देखना चाहिए। भारत चिप 4 गठबंधन जैसे क्षेत्रों में शामिल होकर उनका लाभ उठाना चाहिए। उन्नत नोड्स के लिए प्रोत्साहन, और देखो लोगों को प्रोत्साहन, R&D के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए और कंपनियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। विनिर्माण अवसंरचना में सुधार करना चाहिए, इसमें अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार किया जाए। कच्चे माल के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए, वही R&D पर काम किया जाए, कच्चा माल सुगम और उपलब्ध कराया जाए प्रॉपर तरीके से। सहयोग को बढ़ावा, आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, और कंपनियों और इसमें जो परियोजनाओं में देरी है उसको कम किया जाए। ठीक है, ये सब हो गया। चलो अगला देखें क्या है। प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र यानी PM मित्र योजना। चलो आज यहीं रोकते हैं, ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे, आराम से कर लेंगे, 10-12 दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर अक्टूबर माह का शुरू करेंगे। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, इसमें प्री मेंस और इंटरव्यू सब कुछ आपका तैयार हो रहा है ना, इसको ध्यान से पढ़ते जाइए। और अगर आप बोलेंगे तो RDX GS गुरु इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं इसका PDF डाल दूंगा, आप कमेंट करिए, अगर PDF चाहिए तो मैं PDF डाल दूंगा, वहाँ से आप PDF से ही पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थोड़ा शेयर करिए इसको, है ना। ओके, थैंक यू, जय हिंद।